हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखेंगे। ध्यान वर्ड पे देना है, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 भी लिख के आना है। 1763, 93, 72 मत लिख देना। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भारत के ये स्टार्टिंग भी कह सकते हो। ठीक है। ओपन अ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो मैं तो कंपनी नहीं, मैं तो पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आइडिया मतलब स्टार्ट लग गया। हम देखेंगे, लिंक करते जाएंगे कि कैसे सर ऐसे आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ वो उसकी शुरुआत 1773 में हुई। हाँ जी, मैं ऐसा कहूंगा और ये आपको क्लियर होता जाएगा। प्रीवियसली क्या होता था दोस्तों? प्रीवियसली मतलब ये एक्ट आने से पहले क्या था? द होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कंसिस्टेड ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर, हर कंपनी के दोस्तों डायरेक्टर होते हैं। एंड द कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स। प्रोपरेटर मतलब ओनर। ओनर कौन है ना? ओनर और डायरेक्टर। तो हर कंपनी में, जैसे टीसीएस है दोस्तों, टीसीएस में डायरेक्टर भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है। ये कंपनी एक्ट में आता है। ठीक है। कंपनी एक्ट 2012, अगर मैं सन सही बोल रहा हूँ तो 2012 ही था वो कंपनी एक्ट, या सन गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। तो वो हर कंपनी में दोस्तों डायरेक्टर होते हैं और ओनर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कंसिस्टेड ऑफ court of directors and court of proprietors. The court of directors were elected annually and practically managed the affairs of the company. हर साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता था और उनका काम था कि कंपनी के अफेयर्स मैनेज करो। इंडिया में दोस्तों ईच ऑफ द थ्री प्रेसिडेंसीज वाज इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द होम गवर्नमेंट। याद रखो दोस्तों, ध्यान। तीन प्रेसिडेंसी कौन? मद्रास, कोलकाता। कोलकाता मैंने वर्ड यूज करा है, और या मुंबई। अब मैं अपने आप को एक यहाँ पे करेक्ट करूंगा। ये मद्रास तो मैंने सही यूज करा, ये कलकत्ता यूज करना, और यहाँ पे बॉम्बे। याद रहेगा ना ये? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। पुराने नाम यूज करना है। ठीक है। नए नाम तब यूज करना जब नए नाम एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है। तो तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी भारत में। जो काम की बात है वो बताता हूँ। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और तीनों के अफेयर्स इंडिपेंडेंटली मैनेज किए जाते थे, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी होम गवर्नमेंट पे, एचजी। ठीक है। तो तीनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं। तो कलकत्ता वाले चाहे तो अपना चलाएं, बॉम्बे वाला अपना चलाएं, मद्रास वाले अपना चलाएं। ठीक है दोस्तों, ये कब की बात कर रहा हूँ? 1773 से पहले की। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी वाज कंडक्टेड बाय गवर्नर एंड काउंसिल। तो हर जगह दोस्तों गवर्नर होता था और उसकी काउंसिल होती थी। मतलब काइंड ऑफ कैबिनेट मान लो, जैसे आज कैबिनेट होती है ना। तो जैसे मद्रास का कैबिनेट होगा। कैबिनेट वर्ड लिख के मत आना दोस्तों। ठीक है। गवर्नर एंड काउंसिल ही वर्ड लिख के आना। ये तो मैं समझाने के लिए बस बता देता हूँ। तो गवर्नर और उसकी काउंसिल होती थी। गवर्नर इन काउंसिल भी वर्ड यूज कर सकते हो, कलकत्ता, बॉम्बे सबकी। और वो अपने हिसाब से चलाते थे। देवर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू होम गवर्नमेंट, जैसे वर्ड्स लिखे। ठीक है। किसी का एक दूसरे से ज्यादा लेना था नहीं, अपनी तरह से वो चलाते थे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ इसमें, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन ओपन है। लोगों को क्लियर नहीं हो पाती ये चीजें। तो कुछ चीजें हुई। द फॉलोइंग कंडीशंस इनवाइटेड द पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन इन द कंपनीज अफेयर्स। तो दोस्तों उस टाइम में भी कंपनी, ठीक है, 1600 में बन गई थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली ही चलती थी। सरकार का ज्यादा इंटरफेयर होता नहीं था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ टेरिटोरियल पावर व्हेन इट एक्वायर्ड अ वाइड डोमिनियन इन इंडिया एंड आल्सो द डिवानी राइट्स। तो दोस्तों हमने देखा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और ठीक है हो चुके हैं और भी बैटल्स लड़े जा रहे हैं अंग्रेज। साथ साथ में जस्ट टू टेल यू कि डच को पिटाई करके भगा देंगे, फ्रेंच को हरा के पिटाई करके भगा देंगे, है ना? तो और भारत में ये सिर्फ कंपनी नहीं रह गई अब। ये सिर्फ फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रही, इसके पास टेरिटोरियल पावर है ना? डुअल गवर्नमेंट चला रहे हैं 1765 से लेके 72 तक, जो क्लाइव ने स्टार्ट करी थी। और भारत में इनकी प्रेजेंस है ना? और दीवानी राइट्स भी है, मतलब ये रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं। किससे? जमींदार से। जमींदार किससे कर रहे हैं? पीजेंट से। तो सब कुछ ही चल रहा है। ये तो पूरा का पूरा कंट्री चला रहे हैं ये तो। अंग्रेज, ये जो कंपनी है ना। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो। तो एक तो ये चीज है। इट्स अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट ओनली करप्ट बट नोटोरियस। तो करप्ट तो है ही ये, पर शरारती है, नाम भी खराब कर रहे हैं अंग्रेजों का, टू से इन द सिंपल वर्ड्स। और देखते हैं क्या होता है। When company was in financial trouble, its servants were affluent. कंपनी तो लॉस में चल रही है, ठीक है, बहुत बुरे लॉस में, छोटा मोटा लॉस नहीं, लेकिन इसके जो सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, खूब कमाई कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं।
नवाब कहे जा रहे हैं अंग्रेज, इंग्लैंड में सब चाहते हैं कि कंपनी के ऑफिसर्स बन जाए। फिर भारत में क्या हो रहा है, द डिजास्टर्स फेमाइन विच ब्रोक आउट इन बंगाल इन 1770 अफेक्टेड द एग्रीकल्चरिस्ट। भारत में लोग मर रहे हैं, किसान खेती छोड़ के भाग रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सिर्फ सर्वेंट्स का फायदा हो रहा है दोस्तों, कंपनी का लॉस हो रहा है, अंग्रेजों का भी लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट इंडियंस का भी लॉस हो रहा है, नवाब की भी पिटाई हो रही है। एज अ रिजल्ट रेवेन्यू कलेक्शन वाज पुअर। तो रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो लूट रहे थे पैसे सर्वेंट्स, अब ज्यादा लूट भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वाले जो फार्मर्स हैं उनके पास, फार्मर, जमींदार, पीजेंट, जो वर्ड जो भी यूज करना है, दो तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं बचा है पैसा देने को। अब तो अब कंपनी को भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इन शॉर्ट, कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। तो कंपनी तो खत्म हो जाती अगर उसे लोन ना देता, इंग्लैंड अगर उसे लोन ना देता। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। इंग्लैंड का मतलब है सरकार वहां की, ये कंपनी है। जैसे आज एक कंपनी मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस को बचाने के लिए सरकार पैसे देते, ऐसा एग्जांपल समझ लो, और सरकार बोले कि आज से रिलायंस जो है उसका जो चीजें चला रही है वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। ठीक है, जैसे रिलायंस कब्जा कर ले ब्रिटेन पे, है ना, और फिर टेरिटोरियल पावर भी ले ले, तो हम भारत की सरकार, और खुद लॉस में हो रिलायंस, लेकिन उसके सर्वेंट जो है वो खूब कमा रहे हो, तो भारत सरकार बोलेगी भाई अगर तेरे को लोन लेना है हमसे, तो हम हमारे हिसाब से तेरे को चलना होगा। ऐसे ही हुआ 1773 में। इन 1773 द कंपनी अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर एन इमीडिएट लोन। कंपनी ने बोला हम तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें लोन दे दीजिए भाई। It was under these circumstances that the Parliament of England resolved to regulate the affairs of the company. तो भाई पार्लियामेंट ना चाहता ही था, है ना, पार्लियामेंट चाहता ही था कि हाँ कंपनी के अफेयर्स में हम इंटरफेयर करें और इंडिया पे भी हमारा थोड़ा सा टच आए, है ना, हमारे ऑफिसर्स वहां जाए, खूब हम भी कमाएं। तो एक तो पार्लियामेंट भी चाहता था, ऊपर से कंपनी को चेक एंड बैलेंसेस की भी जरूरत थी। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। एंड उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सब जो कमिटीज वमिटीज का कॉन्सेप्ट है सब तो भारत में वहीं से आए हैं, इंग्लैंड में। वहां तो देखो 18वीं सदी से बन रही है। रिपोर्ट सबमिट करी इस सिलेक्ट कमेटी ने। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमेटी पेव्ड द वे फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसे। द रेगुलेटिंग एक्ट रिफॉर्म द कंपनीज गवर्नमेंट एट होम एंड इन इंडिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के रूल्स चेंज कर दिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर्स। तो एक साल में तो कुछ काम हो ही नहीं पाता ना, एक साल में ही हटा देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोला आप 4 साल तक जॉब करो। 1/4 ऑफ देम वर टू रिटायर एवरी 4 ईयर एंड द रिटायरिंग डायरेक्टर्स वर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो इससे देख रहे हो काफी काम की चीज की गई। कि जैसे लेट्स से एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, 16 मेंबर है ना, एक मेंबर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज है 2022 और आज कंपनी के 10 मेंबर असाइन हो गए और टोटल मेंबर दोस्तों 16 है। 16 असाइन करने हैं। 2023 में 2 हो गए, 2024 में 2 हो गए, 2025 में 2 हो गए, तो टोटल 16 हो गए मेंबर दोस्तों, है ना। लेकिन अब 2026 में क्या होगा दोस्तों, ये जो 10 मेंबर है ये रिटायर कर जाएंगे, है ना, ये रिटायर कर जाएंगे। और ये फिर से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, फिर से ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। 10 नए आएंगे दोस्तों। फिर 2027 में क्या होगा, ये जो दो थे ये रिटायर होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक साथ सारे लोग छोड़ के भी नहीं जा रहे कंपनी, है ना, इससे सारे लोग एक साथ छोड़ के भी नहीं जा रहे कंपनी, और नए भी आते जा रहे हैं, और पुराने जो हैं उनको निकाला भी जा रहा है। तो ये जरूरी भी होता है। जैसे काफी चेयरमैन होते हैं भारत में, कैग की पोजीशन हो गई, और भी बहुत सारी पोजीशन आप चेक कर सकते हो, है ना, वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप ना अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करते, आप सही से काम करते हो, क्योंकि आप री इलेक्ट तो वैसे ही नहीं होने वाले, है ना। तो आप सही से काम करते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि अगर आपको री इलेक्शन आपका नहीं होगा तो आप कंपनी के लिए काम करोगे, अदरवाइज तो अपनी पोजीशन ही देखते रहोगे, लूटने में ही लगे रहोगे, है ना। और ऐसे ऐसे काम करोगे कि कंपनी का बेनिफिट ही होता रहे। लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ 4 साल के लिए बनाए, तो आप ब्रिटिश के लिए काम करोगे, आप कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट भी सही रखोगे और लोगों का भी फायदा करोगे, है ना। ये थ्योरी में माना जाता है और एक्सेप्टेबल बात है, और यही किया गया। और रिटायरिंग ऑफिसर्स को फिर से इलेक्ट नहीं, और 1/4 हर साल
रिटायर होंगे, साथ साथ टेन्योर भी बढ़ाया गया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक साल में कोई इंसान क्या कर सकता है ना, एक साल जाओ फिर नए आ गए, राइट। ऐसी इसीलिए आजकल भी बोला जाता है आईएएस ऑफिसर्स को ज्यादा दिन तक पोस्टिंग रखो, जल्दी वो कर दोगे अगर रिटायर तो, या ट्रांसफर तो कैसे करेंगे वो काम। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दूसरा प्रोविजन कि गवर्नर ऑफ बंगाल वाज स्टाइल्ड गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो 5 साल का था और ये एक्सटेंड हो सकता है। तो गवर्नर को बोला गया कि गवर्नर कौन सा गवर्नर, देखो मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है और बंगाल का गवर्नर है। तो बंगाल का जो गवर्नर है उसे बोला गया आप कहलाओगे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, वहां पे एक किला था जो उनका मेन ऑफिस था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कुछ भी कह सकते हो आप। और इसको बोला गया कि आपकी जो आपका जो वो है ना टेन्योर, वो 5 साल का रहेगा। ये री इलेक्ट भी हो सकता है दोस्तों, ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है ना। अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स असाइन की गई and the government was to be conducted in accordance with the decision of the majority. The governor general had a casting vote in case of a tie. तो 4 लोग हैं गवर्नर जनरल को मिला के, और सब वोट दे सकते हैं। और डिसाइड कैसे होगा दोस्तों वोट, कि 4 अगर लोग हैं और 3 ने एक चीज के लिए वोट किया, फॉर एग्जांपल कि सती हटा दो, तो सती हटा दिया जाएगा, ऐसे चलेगा। तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नर के पास ना वीटो पावर नहीं है। अगर 3 लोग बोलते हैं और एक गवर्नर कुछ और बात कहता है कि भाई ऐसा नहीं, सती को मत हटाओ, तो गवर्नर की नहीं सुनी जाएगी, सिंस 3 लोगों ने वोट किया है। तो वो वो ही डिसाइड होगा जो 3 लोगों ने मेजोरिटी फॉलो करा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर 2 लोगों ने एक वोट दिया और 2 लोगों ने कुछ और वोट दिया, तो इसमें डिसीजन गवर्नर ले सकता है। यही लिखा है यहाँ पे कि कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल के हाथ में है। ठीक है। तो गवर्नर जनरल, अभी मैंने कुछ वर्ड यूज करे होंगे, गवर्नर उसका मतलब है गवर्नर जनरल ही है ना दोस्तों। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज इन मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। तो अभी मैंने आपको बताया था भारत में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल 3 प्रेसिडेंसीज हैं। बंगाल का जो है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया है। उसको ये भी बोला गया है कि आप डिसीजन लोगे वॉर और पीस के मामले में। मतलब मद्रास का गवर्नर या बॉम्बे का गवर्नर अपने हिसाब से लड़ाई या पीस के डिसीजन नहीं ले सकता, फाइनल डिसीजन मेकर आप होगे। ठीक है। इसके आप ये भी समझ सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक काइंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया है ना। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज है, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। और बंगाल वाले को बोल दिया गया कि आपकी चलेगी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास ना। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ, प्रोविजन वाज मेड इन एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कंसिस्टिंग ऑफ हिज चीफ जस्टिस एंड 3 जूनियर जजेस। दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट को करंट सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, जो चीफ जस्टिस और 3 जूनियर जजेस को मिला के बनेगा। इट वाज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन 1774। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ रॉयल चार्टर, 1774 में बन गया। और ये इंडिपेंडेंट रहेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल से। तो आप कह सकते हो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर यहाँ पे हुआ है। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेम ही है ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, वरना मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स देखो। This act prevented the servants of the company, including the Governor General, members of his council, and the judges of the Supreme Court, from receiving directly or indirectly any gifts in kind or cash। तो पहले क्या होता था, गिफ्ट लेते रहते थे ये लोग, सरकारी ऑफिशियल। इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया आप कोई गिफ्ट नहीं लोगे, ना कैश में ना काइंड में। ठीक है। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं इस एक्ट के। 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इज दैट इट ब्रॉट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो अब ये नहीं होगा कि कंपनी की जो मन में आया वो कर लिया गया, है ना। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है। हाँ, इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, लेकिन स्टिल एक इलेक्टेड बॉडी है। तो थोड़ा सोचा गया, या आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस हैं, भले ही वो इन ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। Besides, it proved that the Parliament of England was concerned about the welfare of Indians। ठीक है। जैसे गिफ्ट नहीं लोगे, है ना, अपने हिसाब से चीजें नहीं चलाओगे, तो इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड थोड़ा तो कंसर्न है अबाउट इंडियंस, थोड़ा ही है ना, ज्यादा नहीं। ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस एक्ट इज दैट इट पुट एन एंड टू द आर्बिट्ररी रूल ऑफ द कंपनी।
आर्बिट्री रूल नहीं कि जो मन में आया गवर्नर के क्लाइव के, तो जो मन में आता था वो करता था, ऐसा अब चीज नहीं होगी, थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है ना कंपनी को। एंड प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल फ्यूचर इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द गवर्निंग ऑफ इंडिया। बेस सेट किया, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आएंगे आगे चल के उनका बेस है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। मेन डिफेक्ट ऑफ द एक्ट, अब डीमेरिट्स देख लेते हैं, was that the Governor General was made powerless because the council which was given supreme power often created deadlocks by overruling his decisions। तो मैंने आपको पहले बता दिया 4 काउंसिल में मेंबर्स हैं, 3 लोगों ने कुछ अगर वोट दिया तो गवर्नर जनरल की भी नहीं बनेगी, भी नहीं चलेगी। तो गवर्नर जनरल अगर कुछ कहता है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, बाकी 3 जो उसकी काउंसिल में लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो वोट दे देते थे किसी चीज के लिए। तो गवर्नर जनरल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की पावरफुल पोजीशन है, पावरलेस दिख रहा है इन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इस चीज को दोस्तों यही चीज लिखी गई है कि पिट इंडिया एक्ट में सुधार दिया गया। मेनी ऑफ दीज डिबेट्स वर रेक्टिफाइड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो आप कह सकते हो इंडियन कंक्लूजन में कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, है ना, एंड इट पेव द वे फॉर द फ्यूचर इनेक्टमेंट्स और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। आई होप आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 परफेक्टली समझ में आया हो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आगे चल के थोड़ी जंग लड़ेंगे, है ना। थैंक यू एंड टेक केयर।